हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 11 की पुस्तक आरो बाग फर्स्ट के अध्याय संख्या 15 जिसके लेखक का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक में एक कविता है जिसका नाम है घर की याद। जब लेखक 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभाते हैं, तो अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जो जेल में रहते हुए जब एक दिन बरसात होती है, यानी कि बारिश का महीना चलता है, उस समय तो बारिश हो रही होती है, तो उसे अपने घर की याद आ जाती है कि किस प्रकार से हम बारिश के दिनों में सभी भाई बहन, 5 भाई और 4 बहनें, माता पिता किस प्रकार से एक जगह होकर के हंसी हंसते थे, मतलब खेलते थे या कुछ अंताक्षरी वगैरह वगैरह कुछ भी किया करते थे, उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। यानी कहा गया है कि मेरा जो घर है जेल से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मेरी आंखों में मेरा घर मेरी आंखों के सामने मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ में ही ये सावन को, अर्थात जो बारिश का महीना होता है जिसे चौमासा कहा जाता है, जिसमें एक महीना सावन मास में आता है, श्रावण मास, तो उसे कह रहा है कि हे सावन, जैसे ही तू बरस रहा है खूब बरसना, लेकिन मेरे माता पिता के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि सावन तू जा और कहना कि तुम्हारा बेटा अर्थात 5वां जो पुत्र है वह बहुत ही सही है, ठीक है, वहाँ किसी प्रकार से उसे कोई दिक्कत नहीं है, वह मजे से बहुत ज़्यादा भोजन भी करता है और उसका 70 किलो वजन भी हो गया है, साथ में वह पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है, और उसे लोग, बहुत सारे लोग उसके लिए चाहने के लिए, उसकी बचने के लिए या उसकी मुक्ति के लिए बहुत सारे लोग उसे प्रार्थना भी कर रहे हैं भगवान से कि कहीं कैसे न तो कैसे हमारा भवानी बच करके बाहर निकल आए। तो इस प्रकार से सावन से अपने माता पिता को दुखी, मतलब लेखक कह रहा है कि ये सावन जाकर के मेरे माता पिता से कहना कि वो अपने 5वें पुत्र के लिए दुखी न हो, अर्थात वो सही है। तो बच्चों, हम इस सेशन में पढ़ेंगे जो इनकी कविता है घर की याद, उससे संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग घर की याद कविता और जीवन परिचय और जो सारांश हमने पढ़ा घर की याद कविता का, तो वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस सेशन में जो हम पढ़ने वाले अभ्यास प्रश्न, वो एक एक प्रश्न आपके दिमाग में अच्छे से याद होने चाहिए। जैसा ही प्रश्न आपके सामने उपस्थित होगा तो आप लोगों का आंसर उसका 5 सेकंड में घूम जाना चाहिए, हाँ इसका आंसर तो यही होगा, तभी मैं मानूंगा कि हाँ मैंने जो समझाया है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो बच्चों, इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, इस सेशन में हम घर की याद कविता संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो मूल कविता है घर की याद वह पढ़ा, समझ में आ गया होगा। और जो घर की याद है, जो कवि जब कारावास में रहते हैं तो तब उन्हें बारिश के दिनों में या चौमासा या श्रावण मास में जब बारिश होती है तो उन्हें घर की याद आ जाती है, तो उन्होंने जेल में रहते हुए यह कविता लिख दी है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी कैदी और कोकिला जेल में रहकर ही तो लिखी थी, ऐसे ही इन्होंने भी कारावास में रहकर के यह कविता लिखी है। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जीवन परिचय पढ़ा भवानी प्रसाद मिश्र जी का, साथ में जो घर की याद कविता है उसको सारांश रूप में भी हम लोगों ने पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्लासें आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। आ गई है बेटा तो आप लोगों को यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है बच्चों, यह सब हमारी पाठ्य पुस्तक है आरो बाग फर्स्ट। तो ध्यान रखना बच्चों, कक्षा 11 पुस्तक का नाम आरो बाग फर्स्ट है, अध्याय संख्या 15 जिसके लेखक का नाम क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र, जिन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। घर की याद से संबंधित अभ्यास प्रश्न, तो ध्यान रखना आपसे पूछ लिया जाए घर की याद जो कविता है हमारी पाठ्य पुस्तक आरो बाग फर्स्ट में, जिसके लेखक का नाम क्या है बच्चों, ध्यान रखना भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र, जो बहुत ही सहज व्यक्तित्व के और साथ में उनकी भाषा भी रचनाओं में कैसी हुआ करती, बिल्कुल सहज सरल एवं प्रवाह में हुआ करती है। तो बच्चों ध्यान रखना घर की याद से संबंधित अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो चुका है बच्चों, जो कविता के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। तो बताइए जल्दी से, पहला प्रश्न क्या है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में क्या परस्पर क्या संबंध है। यानी कि रात पर पानी गिरता रहा, रात पर बारिश, मूसलाधार बारिश कह सकते हैं कि पूरी रात बारिश होती रही और कवि का जो मन था वह गिरने लगा, यानी कि उन्हें भय लगने लगा। इन दोनों के मध्य क्या संबंध है, सोचिए और जल्दी से बताइए। रात भर गिरता रहा, बहुत ही ज्यादा गिरता रहा,
प्राण मन गिरता रहा, ऐसे है ना कुछ पंक्तियां थी। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए, सोचो एक बार, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा तुम्हें। सोचो एक बार। पानी के रात पर गिरने और प्राण मन के घिरने, ये घिरने हैं, ये गिरने हैं, परस्पर क्या संबंध है? देख लीजिए, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर संबंध कवि की बीती स्मृति और उससे होने वाली पीड़ा से है। बीती स्मृति, स्मृति होता है बेटा यादें, बीती यानी जो बीता हुआ है, यानी जो बीत गया है, जो बीत गया है, और उससे जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है। कहने का तात्पर्य क्या है? यानी कि आज आप मान लो क्लास 11 में है और आप कक्षा 3, 4, 5 की बातें करते हो, कहते हो अरे वो भी क्या दिन थे, ठीक है, वो तो 80 वाले दिन हो गए, वो तो सुखी वाले दिन हो गए। अब याद करो, आपका कोई मित्र था, उस समय बहुत अच्छा मित्र था, और आज इस मान लो आपके साथ नहीं है किसी कारणवश, क्या तो वो विदेश में पढ़ाई करने के चला गया या कहीं पर भी चला गया है, तो अब उसकी याद आपको आ रही है। जब उसकी याद करेंगे तो उसे खुशी वाले दिन याद करेंगे तो खुशी होगी, और फिर अब वो साथ में नहीं है तो आपको क्या होगा? दुख होगा। वही यहाँ वही बात यहाँ की गई है कि लेखक जब घर पर रहता था बारिश के दिनों में, जब सभी भाई बहन एक साथ रह करके हंसी मजाक किया करते थे, वो दिन उन्हें याद आ रहे हैं। माता पिता की भी याद आ रही है। कहा गया है कि मेरी माँ अनपढ़ थी और इसलिए मेरा पत्र इसीलिए उनका पत्र मेरे पास नहीं आता। मेरे पिताजी के पास बुढ़ापा है, वह डर के मारे भटकता भी नहीं है, और इस प्रकार से दौड़ते हैं आज भी जवानों की तरह और खिलखिलाकर हंसते रहते हैं। यदि उनके सामने शेर भी आ जाता है तो भी वो डरते नहीं है, लेकिन उन्हें अपने 5वें पुत्र की जब याद आती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस प्रकार बताया गया। तो पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर संबंध कवि की बीती यादें उससे होने वाले दुख से है या पीड़ा से है। पानी का लगातार बरसने का कारण कवि अपने घर परिवार के सदस्यों की याद आ गई है। यानी कि जब लगातार पानी बरस रहा है तो कवि को अपने घर परिवार की सदस्यों की क्या आ गई? याद आ गई है। कवि को परिवार के साथ बिताए गए खुशी के उन पलों की याद आ गई जो उसने कभी उनके साथ रहकर बिताए थे। इस कारण उसके प्राण व मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं। इस तरह पानी के रात भर घिरने और प्राण मन के घिरने की बात कवि की स्मृति के संदर्भ में की गई है। कवि की स्मृति के संदर्भ में की गई है। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों। तो कहने का तात्पर्य क्या है? प्राण मन गिरने और रात भर घिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है कि कवि को अपने बीते हुए लम्हों की याद आ जाती है, अपने घर परिवार के सदस्यों की याद आ जाती है, और साथ में उनकी पीड़ा को व्यक्त किया गया है। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा? परिताप का अर्थ जानते हैं क्या? मैंने कविता पढ़ाई तब भी बताया था, याद हो तो, नहीं है तो मैं बता देता हूं। अत्यधिक दुख, अत्यधिक दुख, बहुत दुख भी कह सकते हैं। यदि अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? अति उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? अधिक है। अति यानी बहुत अधिक, अतिशयोक्तिपूर्ण, जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा। तो जब मायके से बहन अपने पिता के घर या अपने मायके आती है तो घर को परिताप का घर कवि ने क्यों कहा? घुमाओ 5 सेकंड में आपका आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों। नहीं आया तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। घर की याद, कविता और जीवन परिचय को याद है। कवि ने कहा था, जब मैं एक तो सामान्य बात बता देता हूं, जब कोई आपकी सिस्टर हो या मेरी हो, कोई भी हो, XYZ या कोई भी लड़की ससुराल से जब उसे पता चलता है कि मैं आज मान लो 5 तारीख है और उसे पता चल गया कि इजाज़त उन्हें मिल चुकी है सास ससुर या अपने हस्बैंड से या पति से
कि 25 तारीख को तू मायके चली जाना। तो वो 25 तारीख 5 से लेके 25 यानी 20 दिन उसके इतने कठिन, इतने कठोर से बीतते हैं। वो सोचते हैं कब 25 आए, कब 25 आए, और उसी दिन बीतते जा रहे हैं, वो खुश होती जा रही है, होती जा रही है। और 25 तारीख को ऐसा लगता है कि उसके पंख लग गए और वो उड़ती हुई जल्दी से घर पहुंचना चाहती है। तो कवि कह रहा है कि जब ससुराल से मेरी बहन अपने मायके आ रही है, अर्थात मेरे पापा यानी उनके पापा या मेरे पापा के घर आ रही है, तो बहुत खुश है, लेकिन यहाँ आने से उसे बहुत अत्यधिक दुख होता है। क्यों? क्योंकि 4 भाई उसके सामने, नज़र के सामने थे, लेकिन 5वां जो भाई था वह उनके सामने नहीं था। उसको याद करके उसे यहाँ भी बहुत ही अत्यधिक दुख हुआ होगा या हुआ है। हाय रे भगवान, मुझे ऐसी कैसी कर्म करने पड़े जिसके, मेरी किस्मत कैसी थी कि मैं माता पिता के साथ साथ अपनी बहन को भी दुख दे रहा हूँ। बहन जब घर आती है तो यह सोचकर बड़ी खुशी रहती है कि वह घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों से मिलेगी। यानी ऐसा लगता है कि उस, जैसे आप किसी से पूछना, यानी जब उसे ससुराल से कहते हैं ना मायके जा रही है वो, तो ऐसे लगता है उसके पंख लग गए हों। घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है, तो उसे बहुत दुख होगा। उसके यहाँ दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वह अपने पांचवें भाई को याद करके उसे बहुत दुख होगा। इसी कारण कवि ने घर को परिताप कहा, अत्यधिक दुख का घर कहा है। कहने का तात्पर्य क्या है? जब मेरी बहन घर आई होगी, जब मैं उसके सामने नहीं होऊंगा, जब उसको यह याद आएगा कि मेरा 5वां भाई यहाँ नहीं है, तो उसे बहुत ही अत्यधिक दुख हुआ होगा। यह होगा बच्चों इसका। नेक्स्ट बताइए जल्दी से। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? यानी पिता के व्यक्तित्व, आपको ये तो पता होगा भवानी प्रसाद जी का जो व्यक्तित्व है वह कैसा है? बिल्कुल ही सरल है, सहज है, बताया गया है। और ऐसी ही उनकी क्या है? कविताएं हैं। और यह भी मैं बता चुका हूँ, व्यक्ति एक जातिवाचक संज्ञा है। यदि इसमें प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है? वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है? बताओ जल्दी से। मैंने स्टार्ट किया तब भी बताया था कि आप सोचो पहले, तो फिर मैं बता रहा हूँ। 5 सेकंड है मात्र आपके पास, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है पिता की? चलो बता देता हूं। कहा गया है ना कि मेरे पिताजी बूढ़े हो गए, लेकिन फिर भी बूढ़ापा उनके सामने आने की हिम्मत नहीं करता, उसे डर लगता है। यदि मेरे पिता के सामने शेर भी आ जाता है तो मेरे पिता बिल्कुल डरते नहीं है, हिचकते नहीं है बिल्कुल भी। आज ही वो 260 दंड बैठक करते हैं और मुख दर की मुठों को मिलाकर कसरत करते रहते, और इस प्रकार हंसते खेलते हैं कि जैसे कोई जवान आदमी हंस रहा, और इस प्रकार से दौड़ते हैं कि आज जैसे हम जैसे जवान भी नहीं दौड़ते हैं। तो बुढ़ापा पास में नहीं आता, शेर आने पर डरते नहीं, लेकिन जब वो अपने 5वें पुत्र को याद करते हैं तो फिर उनकी आंखें भर आती हैं। कविता में पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को उकेरा गया है या बताया गया है। उनके पिता रोजाना व्यायाम करते हैं, गीता पाठ करके 260 दंड लगाते हैं। यानी देखो, उनके पिता रोजाना व्यायाम करते हैं, गीता पाठ करके 260 दंड लगाते हैं। वे दौड़ लगाते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन है। बताया गया था ना कि वो जब काम करते हैं तो आंधी तूफान भी शर्मा जाते हैं, इतनी फुर्तीले से करते हैं, और ऐसा लगता है कि बादल गरज रहे हों। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन है और काम में तूफान जैसी तेजी है। उनके सामने मौत और शेर भी आ जाएं तो वे घबराते नहीं हैं। वे उनकी प्रेरणा से ही स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े हैं। आंदोलन से जुड़े हैं। उनमें देशभक्ति भरी हुई है। इन देशभक्त भी तो हैं, देशभक्ति भी कूट कूट के भरी हुई है। काम
इतनी फुर्ती से करते हैं। देखो याद मत करो, मैं बता रहा हूँ, इधर देखो, मैं जो बातें बता रहा हूँ उनको ध्यान रखना। मेरे पिताजी के सामने बुढ़ापा आने से कतराता है, और जब उनके सामने शेर भी आ जाता है तो बिल्कुल घबराते नहीं। आज भी वो जवानों की तरह व्यायाम करके 260 दंड बैठक करके फिर नीचे आते हैं, छत से नीचे आते हैं। वो काम इतनी फुर्ती से करते हैं कि आंधी तूफान भी उनके सामने शर्मा जाते हैं। जब वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि बादल गरज रहे हैं। रटना नहीं है, अपने शब्दों में लिखना है बच्चों। अपने शब्दों में जितना आंसर लिखो, जितने प्रश्नों का अपने शब्दों में लिखोगे ना, उतना ही फल, अच्छा नंबर आपको प्राप्त होगा और अध्यापक को बड़ी खुशी होगी बच्चे ने अपने अनुसार। आप इसको है ना एक एक पॉइंटों में बदल सकते हो। ऐसे ऐसे निम्नलिखित विशेषताएं हैं, रोजाना व्यायाम करते हैं, गीता पाठ करके 260 दंड बैठक लगाते हैं, शेर व बुढ़ापा भी उनके सामने आने से कतराते हैं, काम करते हैं जैसे आंधी तूफान भी शर्मा जाते हैं, इस प्रकार से, और उनमें देशभक्ति भरी हुई। ऐसे भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप ऐसे ही लिखो, वैसे भी बना सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ लगाया ना, इस प्रकार एरो लगाने की कोशिश की है ऐसे। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताई। यानी कि यहाँ जो बस शब्द आ रहा है ना, जहां जहां मैं मजे में हूं, सही है, घर नहीं हूं, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। तो बताइए, यह जो बस 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 शब्द आया है, यहाँ कौन कौन सी विशेषताएं आपके सामने उपस्थित हो रही हैं? जल्दी से फटाफट बताइए कौन कौन सी विशेषताएं आपके सामने हो रही है, जल्दी से बता दीजिएगा। देखो, बस बस बस, जब कोई भी शब्द बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है, और उन शब्दों का जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, उन शब्दों का अलग अलग अर्थ है सभी का। तो वहां एक बात तो ध्यान रखना, वहां पर यमक अलंकार होता है, यानी किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति होती है और उन सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग है, तो वहां ध्यान रखना यमक अलंकार होगा। ठीक है, अब यहां देखिए, ये जो पंक्तियां आई है, ये पंक्तियां श्रावण, सजीले या अठीले सावन को, या तत्सम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, श्रावण, यानी कि सावन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। किसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं? हठीले सजीले हरे भरे सावन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सावन, तू बरस, जितना चाहे उतना बरस, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, वो बरसने, उनकी आंखें बरसनी नहीं चाहिए। तू यदि जा रहा है तो उनसे कहना मैं मजे में हूं, सही है, उनसे कहना कि मैं बहुत ही मजे में हूं और बहुत ही सही हूं, उनसे कहना कि मैं मजे में हूं और सही भी हूं। घर पर नहीं हूं, बस यही है, उनसे कहना कि बस इतना उसे दुख है थोड़ा सा कि बस वो घर पर नहीं है, यहाँ वो अकेला है। तो पहला शब्द किसके लिए आया? बस, कि बस इतना ही है कि वह घर पर नहीं है, इतना ही उसे दुख है। किंतु बस बड़ा बस है, किंतु यही जो बस है वह बहुत ही अत्यधिक दुख में वाला बस है कि मैं घर पर तुम्हारे साथ नहीं हूं, मुझे बस इतना ही दुख है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। इसी बस से सब विरस है, विरस यानी वियोग, विरस यानी वियोग, और इसी बस से सब क्या है? दुख में गड़ी है, इसलिए मेरा जो आपकी यादें हैं वो वियोग में कट रही है। मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक दुख हो रहा है, बस वो किस कारण से हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। आई बात समझ में? आ गई क्या? तो सावन से कह रहा है कि मैं मजे में हूँ, सही है, उनसे कहना कि मैं यहाँ मजे में हूँ और सही भी हूँ, अस्पुष्ट हूँ, बस इतना कहना कि मैं सिर्फ घर पर नहीं हूँ, यही मुझे एक छोटा सा क्या है? दुख है। किंतु यह बस बड़ा बस है, किंतु यह जो बस है वह मेरे लिए बहुत ही अत्यधिक दुख में की बात है। यह जो बस है, इसी बस में मेरा सबसे बड़ा वियोग छुपा हुआ है, यानी कि मुझे बहुत अत्यधिक क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। कवि ने बस शब्द का अनेक बार प्रयोग यमक अलंकार के
यमक अलंकार के रूप में विभिन्न स्थितियों और भावों को व्यक्त करने के लिए किया गया है। तो कौन सा अलंकार है बच्चों यहाँ पर? यमक। मैंने बताया ना, किसी भी शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है, किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति होती है और उन सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार माना जाता है। पहले बस शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि कवि केवल घर में नहीं है। पहले शब्द का प्रयोग इतना है कि मैं केवल घर में नहीं हूं। दूसरे बस शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए विवश है, अर्थात यह बस अपने आप में बड़ी बात है। यानी कि यह जो बस है, मैं जो बस कह रहा हूँ कि बस इतना सा दुख है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन यह बस है ना, यह बहुत ही बड़ी बात है। घर से, परिवार से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तीसरे बस शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि उसकी घर वालों से न मिल पाने की व्यवस्था से वह व्यवस्थित और दुखी है। वह व्यवस्थित और दुखी है। इन व्यवस्था से वह क्या है? अत्यधिक क्या है? दुखी है। इतना कह सकते हो। व्यवस्थित तो है ही, साथ में दुख है। या आप व्यवस्था से वह व्यवस्थित आप व्यथित भी कर सकते हो या पीड़ा भी कह सकते हो। पीड़ा और दुखी है, यह भी आप कह सकते हो। तो जो पहला शब्द आया है बस, वह केवल घर में नहीं है इसलिए आया है। दूसरा वो जो बस शब्द आया है वह इसलिए है कि वह घर से दूर रहने के लिए विवश है, अर्थात अपने आप में वह बस क्या है? बहुत ही बड़ी बात है। तीसरा जो बस शब्द आया है बच्चों, वह आया है कि वह अपने परिवार से मिलने के लिए क्या है? विवश है, व्यवस्थित है, बहुत बड़ी दुख की बात है। यानी कि वह वियोग में अपने दिनों को काट रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न आ रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रहा है। वो आपके दिमाग में किस प्रकार से आपका पॉजिटिव थिंकिंग में सोचते हो, किस प्रकार से अपना अपना दिमाग को चलाते हो, कि आपको याद भी है या कुछ याद नहीं है। कविता की अंतिम 12 पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए, कल्पना करनी है आप लोगों को कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। यानी अंतिम 12 पंक्तियों में किस प्रकार से कवि अपनी वास्तविक स्थिति को अपने परिजनों, अपने परिवार वालों, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के साथ छिपाना चाहता है। क्या आप कल्पना करना है आप लोगों? 12 पंक्तियां याद है क्या? सजीले सावन अठीले सावन को कह रहा था। अभी जो मैंने बताया वो भी चीज़ है उसी में। यही बस 3 बार आया था। तो कौन कौन सी पंक्ति है? हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहने देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। यह किससे कह रहा है? ये जो 12 पंक्तियां हैं किससे कह रहा है? सजीले हठीले हरे भरे सावन से कह रहा है। किससे कह रहा है? सावन से कह रहा है कि हे सावन, ऐसा न कहना, यानी कि मेरी स्थिति जैसा हूं मैं यहाँ वैसा मत कहना। यानी मैं यहाँ जैसा हूं वैसा मत कहना है, कि वैसा न कहना कि यहाँ मेरी जैसी स्थिति है वैसा तुझे बिल्कुल भी नहीं कहना। यानी कि हाय रे ऐसा मत कहना, हे सावन ऐसा मत कह देना, है कि जो वैसा न कहना कि यहाँ मेरी जैसी स्थिति है वैसी उनको मत बता देना। कहने देना जागता हूँ, यह मत कहना कि वह रात भर जागता रहता है, वह बिल्कुल भी सोता नहीं है। आदमी से भागता हूँ, यह भी मत कहना कि वह आम आदमी से भी दूर भागता रहता है, यानी कि वह डर गया है, ऐसा मत कह देना। क्या कह रहा है कवि? क्या कह रहा है सावन से? हे सावन ऐसा मत कह देना, जैसी मेरी स्थिति है वैसी मेरे माता पिता को मत बता देना। यह मत कहना कि मैं रात भर जागता रहता हूँ और आम इंसान से डरकर इधर उधर भागता रहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत कहना। कहने देना मौन हूं मैं, खुद ने समझू कौन हूं मैं, देखना कुछ बकने देना, उन्हें कोई शक न देना। कहने देना मौन हूं मैं, यह मत कहना कि मैं हमेशा चुपचाप रहता हूं, मैं डर गया हूं, मैं भयभीत हो गया हूं। खुद ने समझू कौन हूं मैं, और मैं इस प्रकार से पागल हो गया हूं कि मैं खुद को भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं कौन हूं, ऐसा मत कह देना। देखना कुछ बकने देना, उन्हें कोई शक न देना, और इस प्रकार से कहना कहीं तू कुछ बक दे, यहाँ की वास्तविक स्थिति उन्हें बता दे, ऐसा मत कहना। और इस प्रकार से कहना कि उन्हें कोई शक न हो, हंसते हुए खेलते हुए इस प्रकार से कहना, बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ कहना कि उन्हें कोई शक नहीं होना
चाहिए। तो कवि सावन से क्या कह रहा है कि ऐसा मत कहना कि मैं यहाँ बिल्कुल शांति से यानी बिल्कुल मौन हूँ, मैं बिल्कुल चुपचाप रहता हूँ, मैं किसी से बोलता नहीं हूँ। और ऐसा भी मत कह देना कि मैं अपने भयभीत मैं डर गया हूँ और मैं खुद को भी पहचानने में असमर्थ हो चुका हूँ। देखना यानी अरे कुछ बक मत देना और कहना कि उन्हें कोई शक न होना, यानी कि इस प्रकार से कहना, मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए कहना कि उन्हें कोई शक न हो। हे सजीले हरे सावन, हे की मरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। हे सजीले, हे हरे भरे, हे हठीले सावन, तुम बहुत ही पुण्य कार्य कर रहे हो। तुम धरती माँ पर बरस कर इतना उन्हें अन्न से उपजाऊ कर रहे हो, बहुत हरियाली हो जाती है, तो आप बहुत ही बड़ा पुण्य कार्य कर रहे हो। तुम जितना चाहो उतना बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, उनकी आंखों से पानी नहीं बरसना चाहिए। उनसे कहना कि वो अपने पांचवें अभागे पुत्र के लिए बिल्कुल भी दुख न करे। वह वहाँ बहुत ही सही है, बहुत ही अट्ठा कट्टा है, बहुत सारा भोजन भी करता है, 70 किलो वजन भी कर रहा है, लिख भी रहा है और पढ़ भी रहा है। तो सावन को संबोधित करते कह रहा है कि है ठेले हरे भरे सावन, मेरे माता पिता से जाकर कहना कि तू बहुत ही क्या है पुण्य कार्य कर रहा है, लेकिन तू जितना चाहे उतना बरस लेकिन मेरे माता पिता की आंखों में आंसू नहीं बरसना चाहिए। और उन्हें कहना कि वो अपने पांचवें पुत्र के लिए बिल्कुल भी दुख न करें, वह वहाँ बहुत ही मस्त है या मजे में है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सावन को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि मेरे माता पिता को मेरी सच्चाई न बताना, मैं यहाँ जैसा हूँ वैसा मत बताना, उन्हें यह न बताना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, आम आदमी से दूर भागता रहता हूँ, मैं चुपचाप रहता हूँ, और यह भी मत बताना कि मैं चिंता में डूबकर स्वयं को भूल जाता हूँ या स्वयं को भूल गया हूँ। तुम सावधानी से बातें कहना, ऐसे कहना कि उन्हें कोई शक न हो कि मैं यहाँ दुखी हूँ। फिर कवि कहते हैं कि हे हरियाली से भरे सावन, तुम पुण्य कार्य में मस्त हो, तुम स्वयं बरसकर धरती को प्रसन्न करो, अर्थात तुम खूब बरसो, परंतु मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न बहने देना, उन्हें मेरी याद न आने देना, अर्थात उन्हें उनके पांचवें पुत्र की याद न आने देना। इस प्रकार से कहना हे हरे भरे हठीले सावन, इस प्रकार से कहना कि उन्हें बिल्कुल भी शक न हो जाए कि मैं यहाँ दुखी हूँ। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, ये थे हमारे घर की याद कविता से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हमने अच्छे से एक एक को समझ लिया है, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। इसी प्रकार बच्चों हमारे सेशन के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।